कल हमने बात किया था क्या, वायुमंडल के बारे में। तो बताइए वायुमंडल क्या है, क्या बोलेंगे? हाँ, विभिन्न प्रकार के गैसों, जलवाष्प और धूलकणों का समूह है। आप हाँ, अगला पॉइंट गौर करिएगा। वायुमंडल की अगर परतों की बात किया जाए तो कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 5। बताइएगा क्रम से। छोट, हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। उसके बाद बात किया जाए, किस मंडल को ठंडा मंडल कहते हैं? बहुत अच्छा। वह कौन सा मंडल है जहाँ पे मौसम संबंधित घटनाएं होती है? वह मंडल। कौन सा मंडल है जिसे थर्मोस्फीयर के नाम से जानते हैं? हाँ, आयन मंडल और बहिर्मंडल। किस मंडल में दूरसंचार संबंधित उपग्रह स्थापित किए जाते हैं? आयन मंडल में। किस मंडल में उपग्रह स्थापित किए जाते हैं? बहिर्मंडल में। कौन सा मंडल है जिसे शांत मंडल कहते हैं? समताप मंडल। वह कौन सा मंडल है जहाँ पे लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर? क्षोभ मंडल में। वायुयान? समताप मंडल में। ओजोन परत? समताप मंडल में। कौन सा मंडल है जिस मंडल में आकर उल्कापिंड आते ही जल जाते हैं? नहीं लिखवाया था शायद, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए पॉइंट में। मध्य मंडल में। हाँ, हाँ, ठंडा है तो मतलब वहीं उसी में आकर, मतलब उसके पहले भी तो 2 मंडल है, वहीं में आकर खत्म हो जाता है, समाप्त। हम जलना मत कहिए, समाप्त हो जाना कह दीजिए, ठीक है ना? लिख लीजिएगा। मध्य मंडल में ही उल्कापिंड, मध्य मंडल में ही उल्कापिंड समाप्त हो जाते हैं। मध्य मंडल में ही उल्कापिंड समाप्त हो जाते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछा था कि वायुमंडल के ऊपरी सतह का जो स्टडी किया जाता है उसे क्या कहते हैं? यानी वायुमंडल को मुख्य रूप से 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक ऊपरी सतह, एक निचली सतह, ठीक है ना? तो ऊपरी सतह के अंतर्गत आता है आयन मंडल और बहिर्मंडल, और निचली सतह के अंतर्गत आता है तीनों। तो वायुमंडल के ऊपरी सतह का अध्ययन कहलाता है एरोलॉजी। एरोलॉजी। वायुमंडल के ऊपरी सतह का अध्ययन कहलाता है एरोलॉजी। एरोलॉजी, नोट कर लीजिए। वायुमंडल के ऊपरी सतह का अध्ययन, वायुमंडल के ऊपरी सतह का अध्ययन एरोलॉजी। वायुमंडल के ऊपरी सतह का अध्ययन एरोलॉजी। जबकि निचली सतह का अध्ययन, मेटेरोलॉजी कहलाता है। मेटेरोलॉजी कहलाता है। वायुमंडल के ऊपरी सतह का अध्ययन एरोलॉजी और निचली सतह का अध्ययन मेट्रोलॉजी कहलाता है। मेट्रोलॉजी कहलाता है। अब वायुमंडल में गैसें जो पाई जाती हैं उसके बारे में आज चर्चा किया जाएगा, ठीक है ना? हाँ, मेट्रोलॉजी। तो वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें विद्यमान हैं, आइए इसको जानें। तो वायुमंडल में जो गैसें विद्यमान है, कौन कौन सी गैसें हैं? तो सबसे पहले इसमें आता है क्या? नाइट्रोजन। नाइट्रो, ठीक है ना? उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद कितना ये है? लगभग 78%, 78 समथिंग है, ठीक ना? लगभग 78% लिया जाता है। उसके बाद आता है सेकेंड नंबर पे आता है ऑक्सीजन आता है। वायुमंडल में जो सेकेंड नंबर पे जो गैसें पाई जाती है उसका नाम है ऑक्सीजन। ये लगभग कितना? 21%।
और दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो आ जाता है 99%। तो लगभग पूरे वायुमंडल की बात की जाए तो अकेले 99% यही दोनों हैं, मात्र 1% में और सभी गैसें हैं इसके अलावा जो हैं अदर्स गैसें। तो अकेले 99%, इसी तरह क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो अकेले 99% गैसों 99% में यह दोनों नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आ जाते हैं। और तीसरे नंबर पे अगर बात की जाए तो कौन है? नहीं, गलती ना करिएगा, आर्गन। तीसरे नंबर पे आता है आर्गन और इसका है 0.93%, लगभग 0.93% है। वायुमंडल में थर्ड नंबर का जो गैस पाई जाती है अधिक मात्रा में, उसका नाम है आर्गन, 0.93%। तो लगभग तो 1% ये भी है ना, बस 0.07% बचा हुआ है ना। अब 0.07% में अन्य गैसें हैं, लेकिन चौथे नंबर पे आ जाता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड तो इसका है 0.03%। 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है वायुमंडल में। ये क्रम आपको याद रखना है केवल 4 तक, अगला क्रम याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कौन कौन सी गैसें पाए जाते हैं उसको हम नोट कर दे रहे हैं ना। उसके बाद जो आता है नियान आता है। नियान, हम क्रम नहीं लिख रहा हूँ इसके आगे। नियान की अगर बात करें तो 0.002%, कहीं 18% लिखा रहता है, 0.0018%। उसके बाद ले लीजिएगा हीलियम, 0.0005%। उसके बाद ले लीजिएगा क्रिप्टॉन, ठीक है ना। उसके बाद ले लीजिएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद ले लीजिएगा मेथेन, ठीक ना। और इसी के बाद इसी में ले लीजिएगा एक और है, या मैं यहाँ नोट कर दे रहा हूँ, शायद इसमें दिख नहीं रहा होगा, ये मेथेन दिख रहा होगा, रेडान। अब इस रेडान, जेनान ना, अरे वो O3 तो पाया जाता है, ओजोन। ये सब गैसें विद्यमान हैं। इधर क्रम याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस 4 क्रम याद होना जरूरी है, 1 से लेकर 4, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके अलावा अदर गैसों में ये सब मौजूद हैं, नियान, हीलियम, क्रिप्टॉन, हाइड्रोजन, मेथेन, रेडान, जेनान, ओजोन, ये सब गैसें मौजूद हैं। इन सभी प्रकार के गैसों में जो रेडान गैस है यह वायुमंडल में पाया ही नहीं जाता है, एकदम नहीं के बराबर है, यानी इतनी कम है कि कह सकते हैं कि पाया ही नहीं जाता है। लेकिन जब भूकंप आता है ना तो यह सबसे अधिक सक्रिय हो जाता है। भूकंप के दौरान यही रेडान गैस सक्रिय हो जाता है ना, उस समय अपना थोड़ा सा जो अंश है उसी दिन अपना जलवा बिखेर देता है, जलवा दिखा देता है, यही रेडान गैस, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछ बैठेगा कि वायुमंडल की वो कौन सी गैसें भूकंप के दौरान सक्रिय हो जाती है, तो रेडान गैस नोट कर लीजिएगा ना। भूकंप के दौरान रेडान गैस ही सक्रिय हो जाती है। भूकंप के दौरान रेडान, भूकंप पढ़ाएंगे तो वहाँ के वो कर लेंगे एक्सप्लेन। भूकंप के दौरान रेडान गैस ही सक्रिय हो जाती है। तो ये था वायुमंडल में पाए जाने वाली गैसें। इनमें से कुछ गैसों को जान लेना है कि इनकी क्या क्या विशेषता है, ठीक ना। तो आइए थोड़ा सा और जहाँ हेडिंग दे लीजिए, नाइट्रोजन, हेडिंग दे लीजिए नाइट्रोजन। वायुमंडल में जो पाए जाने वाला ये नाइट्रोजन गैस है, इसकी कुछ विशेषता है जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछ देता है। देखिए, नाइट्रोजन एक ऐसी गैस है कि पहला तो ये सही है कि सभी गैसों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, नो डाउट। उसके बाद यह
अगर नाइट्रोजन गैस नहीं रहता तो वायुमंडल में ये नहीं रहता तो आग अगर लग जाती आग तो वो बुझती नहीं, उस पर कंट्रोल हम नहीं पा पाते, उस पर काबू पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता। तो इस नाइट्रोजन गैस के उपस्थिति की वजह से ही हम आग पर काबू पा लेते हैं, आग को हम नियंत्रित कर लेते हैं इसी की वजह से। और नाइट्रोजन गैस के वजह से ही अगर देखा जाए तो क्या ये वायुमंडल में जो प्रकाश का परावर्तन होता है ये आभास होता है, नाइट्रोजन के कारण ही ऐसा आभास होता है, इस नाइट्रोजन गैस की वजह से ही। तो ये एक दो विशेषता है। उसके बाद जितने जैसे मान लीजिए ये जो कुरकुरा वगैरह देखे हैं ना, तो ये क्या करता है, वो उसी में नाइट्रोजन गैस ही भरा होता है। हाँ वो भी है, लेकिन ज़्यादा ये भरा रहता है, उसको क्या नमी ना हो, मतलब कड़ा कर दे, ठीक है ना। हाँ कुरकुरा वो कड़ा कर दे, मतलब वो मतलब नमी ना हो वो, इसीलिए उसमें ज़्यादातर नाइट्रोजन गैस ही भरा जाता है उस किसी भी मतलब पैकेट वाले वस्तुओं में, ठीक है ना। तो एक दो पॉइंट नोट करना है, नोट कर लीजिए। नोट हो गया होगा? हाँ हाँ लिखिए, बोले लिखिए। यह वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। यह वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। हाँ? नहीं घटता बढ़ता है, घटता बढ़ता है, बहुत कम, लेकिन घटता बढ़ता है। ऐसी नहीं कि मतलब एकदम इसी में बरकरार है। जब हम प्रकृति से छेड़छाड़ कर ही रहे हैं तो मतलब शुरू से भाई देखिए बहुत, अब ये हमेशा एवरेज ही तो दिखाया जाएगा ना। हालांकि देखिए वास्तव में देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% नहीं है, बढ़ गया है, लेकिन हमेशा औसत दिखाया जाता है। जब हम प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे तो ठीक है ना, तो इसकी मात्रा तो घटे ही बढ़ेगी, ठीक है ना, घट जाती है फिर बढ़ जाती है, तो हमेशा एवरेज लिखाया जाता है ना, ठीक है ना। अगला लिखिएगा। हाँ यह एक ऐसी गैस है जिसके द्वारा आग पर काबू पा लेते हैं, अर्थात आग को नियंत्रित कर लेते हैं, अर्थात आग को नियंत्रित हाँ क्या कौन सा? नहीं ना, तो यही नाइट्रोजन लीजिएगा, नाइट्रोजन लीजिएगा, हाँ नाइट्रोजन लीजिएगा, ठीक है ना। बोला जाए अगला पॉइंट, अगला पॉइंट बोले तो गौर करिएगा, ये था नाइट्रोजन गैस। उसके बाद अगर हम बात करें ऑक्सीजन गैस की, उसके बाद सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन गैस, सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन गैस। देखिए ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है कि अगर ये गैस नहीं रहता तो ये पृथ्वी पर जीवन ही नहीं हो पाता, यानी कह लीजिए कि यह एक जीवनदायी गैस है, इसके बगैर जीवन संभव ही नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो और दूसरा नंबर अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन गैस जैसे ये आग बुझा रहा है उसी के विपरीत ये आग लगाने वाला है। ये आग लगाने वाली गैस है, ये कहता है तू बुझा मैं लगाऊंगा, या ये लगाता है तो ये क्या करता है, बुझा देता है। तो आग लगाने वाली गैस है ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस नहीं रहता तो आग ही नहीं लगता ना, जलाते रह जलवे नहीं करता, ठीक है ना। तो ये आग लगाने वाली गैस है ऑक्सीजन, और दूसरा क्या कह सकते हैं, जीवनदायी गैस है। इसी गैस की वजह से पृथ्वी पर जीवन है ना। तो दो पॉइंट नोट कर लीजिए, लिखिएगा। यह एक जीवनदायी गैस है, यह एक जीवनदायी गैस है। इसे आग लगाने वाली गैस भी कहते हैं। आग लगाने वाली गैस भी कहते हैं। प्रदूषण जब पॉल्यूशन में पढ़ाएंगे तो वहाँ से पूरा गैस का एक्सप्लेन करेंगे ना, ये वायुमंडल से रिलेटेड था तो मैं जोड़ दिया हूँ। अगला पॉइंट, ठीक है ना। तो ये दो गैसें हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नोट कर लीजिए, बस कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद
आर्गन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड नोट करिए, उस पर बहुत खास नहीं है। CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा वाला नोट कर लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट गैस है, ठीक है। तो गौर करिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में देखा जाए तो वायुमंडल में इसकी मात्रा तो मात्र इतना ही है, लेकिन इतना ही % मात्रा, थोड़ा सा भी इसका लेवल बढ़ता है तो हाहाकार मच जाती है ना, टेम्परेचर बढ़ जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात की जाए तो वायुमंडल में तो है 0.03% ही, और जितना भी है जब हम सांस लेते हैं तो जितना भी है वायुमंडल में जब हम ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं, तो सब के सब गैसें अंदर चली जाती हैं, ठीक है ना। लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं तो जाने को तो सांस लेते समय जाती है, जितना है उतना जाएगी, लेकिन जब छोड़ते हैं तो बाहर निकलता है 4%। ये अंदर कहाँ से जन्म ले लिया, हाँ, तो अंदर जन्म कहाँ से ले लिया, जब हम लिए तो 0.03% लिए, लेकिन जब हम छोड़े तो 4% कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, ठीक है ना। यानी इसका मतलब ये कि अंदर जो पाचन क्रिया होती है, बायोलॉजी में आप लोग पढ़े होंगे, पाचन क्रिया के दौरान विभिन्न प्रकार के मतलब एक गैसों की मात्रा बढ़ जाती है। बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, आरबीसी का जो रेड ब्लड सेल है, आरबीसी का जब विखंडन होता है तो उस विखंडन के दौरान भी क्या होता है, ये CO2 की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो अंदर ये CO2 की मात्रा आरबीसी के विखंडन के दौरान बढ़ जाती है, इसीलिए जब छोड़ते हैं तो इसकी मात्रा छोड़ते समय क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। और ख़ास बात ये है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, भारी गैस है, यह एक प्रकार का भारी गैस है, और जाहिर सी बात है जब भारी गैस है तो वायुमंडल के किस परत में पाई जाएगी, क्षोभ मंडल में, ये निचले परत में इसकी मात्रा अधिक है ना। तो यही 2-4 पॉइंट है। और अगला पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि यह ग्रीन हाउस गैस के लिए क्या है, उत्तरदायी है। ग्रीन हाउस गैस, ग्लोबल वार्मिंग ना, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबिंग कर रहा हूँ, सॉरी, ठीक है ना, सॉरी, हाँ क्लास में है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैस के लिए क्या है, यह उत्तरदायी है। ये क्या है ग्रीन हाउस गैस, कोई बतावेगा? ग्रीन हाउस गैस क्या है? देखिए, ये ऐसा है कि जैसे मान लीजिए पृथ्वी का जो पार्थिव जो उष्मा है, जब सूर्य से जो किरणें पृथ्वी पे जब आती है तो फिर ये पृथ्वी को क्या करती है, गर्म करती है, और गर्म करती है, और फिर पृथ्वी से भी क्या होता है, उष्मा निकलता है, गैसें निकलती हैं। तो इस वायुमंडल में ग्रीन हाउस, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मीथेन, जलवाष्प होने की वजह से, इन गैसों के होने की वजह से कौन कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मीथेन, जलवाष्प होने की वजह से सूर्य से किरणें तो आने को आ जाती है लेकिन जा नहीं पाती है। कहा जाता है कि आने का रास्ता है कालिया, जाने का रास्ता नहीं है। आ गया तो जा नहीं पाएगा। तो आने को तो आ जाती है लेकिन जब वापस जाती है ना तो जा नहीं पाती है। इसी वायुमंडल में मौजूद इन गैसों का जो परत है, ठीक है ना, इनको रोक लेती है। कहाँ जाएगा तू, चल नीचे में रह, कहाँ जाएगा। और अगर वो चली जाती, अगर सूर्य किरणें आती और वापस पूरा का पूरा अगर चला जाता तो ये पृथ्वी पर जीवन नहीं हो पाता। पृथ्वी पर टेम्परेचर माइनस हो जाता है, माइनस लगभग 18 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो रहो आप लोग, ठीक है ना, तो जीवन नहीं संभव हो पाता। लेकिन इसी की वजह से पृथ्वी पर क्या है, ये क्या होता है, मतलब जीवन है और ये मौजूद है। इसीलिए क्षोभ मंडल का टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है ना। क्षोभ मंडल एक गर्म मंडल है। अब कहिए सर क्षोभ मंडल गर्म मंडल कैसे हो गया, इसमें तो टेम्परेचर माइनस में रहता है, ठीक है ना, टेम्परेचर माइनस में रहता है, लेकिन गर्म मंडल कैसे हो गया? इसी की वजह से, क्योंकि CO2 की मात्रा इसमें अधिक है, ठीक है ना, निचली सतह पर, ठीक है ना। तो ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। तो इसी को कहा गया क्या कि जब सूरज की किरणें जब पृथ्वी पे आती है, जब वापस जाती है, तो इन्हीं की वजह से क्या होती है, इसको ये रोक लेता है। इसी को कहा गया क्या, ग्रीन हाउस गैस। CO2 की एक ग्रीन हाउस गैस में ये अहम रोल अदा करता है, क्या नाम है, कार्बन डाइऑक्साइड।
और इसी के सहारे आप लोग देखे होंगे कि जिस एरिया में सूरज की किरणें जाता ही नहीं, जैसे मान लीजिए नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, जो ध्रुव के पास जो देश हैं, ध्रुवों के पास, वहाँ पे क्या होता होगा, वहाँ पे कृषि के लिए क्या होता होगा, क्योंकि कृषि के लिए सूर्य की किरणें जरूरी है, ठीक ना। और सूर्य किरणें नहीं रहता तो कृषि भी पॉसिबल नहीं हो पाता। तो वहाँ कैसे होता होगा, हाँ, वहाँ पे कैसे सब्जियाँ उगाया जाता होगा। तो वहाँ पे क्या किया जाता है कि एक कांच का पारदर्शी क्या घर बनाया जाता है, उस घर में पूरा खेती कर दी जाती है, और ऐसा घर बनाया जाता है, ऐसी कांच लगाई जाती है, सूरज तो आ जाएगा लेकिन वापस नहीं जा पाएगा, ठीक है ना। और जब वापस नहीं जाएगा, सूरज आने को जो भी कुछ आता है, सूरज की रोशनी जो भी कुछ आएगा अंदर और फिर बाहर नहीं जाएगा, और अंदर रख उसमें क्या उस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है और सब्जी का खेती अच्छे से हो जाती है ना। तो ये था आपका कार्बन डाइऑक्साइड की कुछ बातें, नोट कर लीजिए, बोल लेना, लिखिएगा। यह एक भारी गैस है, यह एक भारी गैस है, इसीलिए यह क्षोभमंडल के निचली सतह, इसीलिए क्षोभमंडल के निचली सतह पर अधिक मात्रा में पाई जाती है। क्षोभमंडल के निचली सतहों पर अधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला पॉइंट, यह गैस ग्रीन हाउस गैस के लिए उत्तरदायी है, यह ग्रीन हाउस गैस के लिए उत्तरदायी है, यह ग्रीन हाउस गैस के लिए उत्तरदायी है। अगला पॉइंट, यह वायुमंडल में मात्र 0.03%, यह वायुमंडल में मात्र 0.03% पाया जाता है। लेकिन जब जीव जंतु सांस लेते हैं तो 0.03% यह अंदर जाता है, 0.03% जितना है उतना अंदर जाता है, और सांस छोड़ने के दौरान 4% बाहर निकलता है, 4% बाहर निकलता है, 4% बाहर निकलता है, 4% बाहर निकलता है। ऐसा इसलिए कि मानव जाति के आंतरिक हिस्सों में आरबीसी के विखंडन के दौरान, आंतरिक हिस्सों में आरबीसी के विखंडन के दौरान इसका परसेंटेज बढ़ जाता है, इसका परसेंटेज बढ़ जाता है। बता रहा हूँ अभी। आरबीसी के विखंडन के दौरान इसका परसेंटेज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी बाहर तो है 78% नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 21%, आर्गन इतना %, बाकी ये सब है
लेकिन और अंदर तो सब का सब गैस जाता होगा ना, सब के सब जितने भी वायुमंडल में सब के सब गैसें हैं, सांस लेते समय जाता होगा ना। लेकिन जब सांस लेते समय जाता होगा तो अंदर जाकर ये जाकर बढ़ जाता है, अंदर जाकर इसकी मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो जब सांस छोड़ेंगे तो सब निकलेगा बाहर ना। लेकिन गौर करिएगा यहाँ पे जानना क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखा जाए, ये नोट हो गया पूरा। अब यहाँ पे थोड़ा सा और बातें क्लियर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर देखने को मिल जाता है। मिलता क्या है कि वायुमंडल में जो गैसें हैं आपको पता है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको बनाना होगा। ये मान लीजिए ये नाइट्रोजन है, ये कौन सी है, नाइट्रोजन गैस। ये क्या है, मान लो ये ऑक्सीजन है। उसके बाद हम केवल CO2 लिख दे रहा हूँ ना, कार्बन डाइऑक्साइड चौथे नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक ना। अब गौर करिएगा तो नाइट्रोजन कितना परसेंट, 78%। गौर करिएगा, ये जितना भी, ध्यान सुनिएगा, 78% नाइट्रोजन है। जितना भी है हमने क्या किया, इनहेल किया, हमने ले लिया, ठीक ना। सांस के दौरान, श्वसन के दौरान, जब हम श्वसन के दौरान ये 78% हमने ले लिया। ऑक्सीजन कितना है, 21%, ये जितना भी है हमने ले लिया। और ये है 0.03% ये ले लिया। ये सांस के दौरान ये सब अंदर गया शरीर के अंदर। लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये क्या होता है कि 78% जितना है उतना हम वापस कर देते हैं। भाई प्रकृति यानी वायुमंडल, तू जितना मुझे दिया था तू अपना लेके जा, सब का सब हम छोड़ देते हैं, बाहर लेते हैं और दे देते हैं, ठीक ना। बस प्यूरिफाई हो जाता है शरीर के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद लेकिन अब हम यूज कितना किए, हमने लिया और पूरा दे दिया, तो यूज में कितना आया, 0%। यूज में कितना आया, 0%। और 21% क्या ऑक्सीजन है, हम लेने को तो पूरा लिए, लेकिन जब वापस हम दिए तो कितना दिए, 17% हम क्या कर दिए, वापस कर दिए। लिए तो वायुमंडल से 21%, शरीर के अंदर तो गया 21%, लेकिन जब वापस जब सांस से छोड़े हम तो निकला गया 17% निकल गया। और यूज कितना हो गया, शरीर के अंदर 4% यूज हो गया। 4% कितना हो गया, यूज हो गया। और 21% में से 17% तो हमने दे दिया, केवल मात्र कितना यूज किया, 4% यूज किया। उसके बाद अगर देखा जाए इधर, ये टोटल लिए, टोटल कितना, टोटल जितना था उतना हमने ले लिया, लेकिन जब हमने छोड़ा तो कितना, 4% हमने क्या कर दिया है, 4% छोड़ा। अब सवाल ये है कि सर यहाँ यूज कितना हुआ, तो यूज कहाँ हुआ, और एक्स्ट्रा हम दे दिए, और हम एक्स्ट्रा दिए। हम लिए थे इतना, लेकिन ब्याज सहित पूरा क्या कर दिए, वापस कर दिए पूरा, ठीक ना। तो लिए इतना और दिए 4%। अगर यूज़ की बात किया जाए तो क्या करेंगे, यूज़ क्या करेंगे, माइनस कर सकते हैं ना, माइनस कर देंगे ना। यूज़ का मतलब क्या, माइनस। 0% भी मत लीजिए, माइनस कर दीजिए, हमने खुद ही वापस कर दिया और हमने और एक्स्ट्रा दे दिया उसको, ठीक है ना। तो ये था तीनों। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि वह कौन सी गैस है जो हम टोटल का टोटल लेते हैं और टोटल वापस दे देते हैं, नाइट्रोजन। वो प्रकृति में 21% गैस है ऑक्सीजन, हम लेने को तो टोटल लेते हैं, लेकिन कितना परसेंट यूज करते हैं, यानी शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में यूज हो जाता है तो 4% यूज हो जाता है। कितना हमने छोड़ा, 17%। वह कौन सी गैस है, वायुमंडल में तो विद्यमान है नहीं के बराबर, लेकिन जब हम सांस जब हम देते हैं वायुमंडल में, यानी जब हम सांस छोड़ते हैं तो उस दौरान अधिक मात्रा में हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये था कुछ गैसें जो वायुमंडल में विद्यमान है। कोई दिक्कत यहाँ पे, क्वेश्चन किया जाए ना, नोट कर लीजिए। तो इसके बाद हम बात करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जो कि आपके सुपर टेट का जो बैच है उसमें सिलेबस में दिया है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। मिटा दिया जाए।
तो वायुमंडल की ऊपरी सतह का अध्ययन, ऊपरी सतह का अध्ययन एरोलॉजी, निचली सतह का अध्ययन मेट्रोलॉजी। ठीक है ना? ठीक है, मिटा दिया जाए, कहीं जाना नहीं है, नोट करिए नोट करिए। क्वेश्चन किया जाए, तब तक नोट भी करिए, क्वेश्चन किया जाए, क्वेश्चन भी किया जाए। तो जहाँ पे एक ऐसा कॉमन एरिया जहाँ पे स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल मिलते हैं, तो उस मंडल को क्या कहा जाता है? जैव मंडल। क्या कहता है? जैव मंडल। ठीक है ना? स्थल मंडल को कुल कितने भागों में, यानी स्थल मंडल जो है, स्थल मंडल अगर प्रतिशत में देखा जाए तो कितने परसेंट, कितने परसेंट? 29%। और जल मंडल, जल मंडल कितने परसेंट? 71% ना। तो ये था आपका पूरा का, ये कंफर्म हो गया, नोट कर लिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था आपका वायुमंडल। अब हम बात करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अगला चैप्टर